जुनूनी इश्क पार्ट 9। विराट के इतना कहते ही अपने आसपास की जगह को पहले से कुछ और ज़्यादा ठंडा होता हुआ महसूस करता है तो इस झट से अपने सर नीचे करके माफ़ी मांगने लगता है। पर रुद्र अपनी तीखी आवाज़ से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे, फिर यहाँ क्यों आ रहे थे? रुद्र की बात पर विराट खुद को संभालते हुए कहता है कि जी माय लॉर्ड, पर मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है कि मैं आपको सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखूं, भले ही आप ड्रैकुला किंग हो। पर फिर भी विराट की बात पर रुद्र कुछ कहता नहीं है। वापस अपनी आंखें बंद कर उसे चेयर पर अपने सर टिकाए बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अद्विका अपनी बस में रितिका के साथ कॉलेज निकल जाती है। कॉलेज पहुंचकर दोनों क्लासरूम की ओर कदम बढ़ा देती है। रात को हुई घटना को अद्विका रितिका से शेयर तो नहीं करती, पर उसके गाल पर उठे लालिमा को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसे इस वक्त क्या हो रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे क्लास का टाइम हो जाता है। तभी क्लासरूम में रुद्र अपनी इस गुड लुकिंग फेस के साथ एंटर करता है। क्लासरूम में रुद्र के आते ही सारी लड़कियों की नज़र रुद्र पर टिक जाती है। वहीं अद्विका की आंखें शर्म से नीचे झुक जाती है। जहां रुद्र सबकी ओर एक नज़र घुमाते हुए आखिर में अद्विका को देखकर मुस्कुराता है। सारे स्टूडेंट उसे गुड इवनिंग विश करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। बदले में वो भी सबको गुड मॉर्निंग विश करता है कि तभी स्टूडेंट आप सबको मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी है। इतना कहते हुए वह दरवाजे का इशारा करता हुआ वहाँ से प्रिंसिपल क्लासरूम के अंदर आता है। प्रिंसिपल के आते ही सारे स्टूडेंट खड़े होकर उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। बदले में प्रिंसिपल भी अपना चश्मा ठीक करते हुए सबको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अपना गला साफ करके उस सब की नज़र की तरफ देखते हैं। वहीं पर सब स्टूडेंट को गुड न्यूज़ देनी है। आप सबके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मुझे उम्मीद है आपको भी कोऑपरेट करेंगे, खुशी खुशी चीज़ को निभाएंगे। प्रिंसिपल ने ऐसे बोलने पर स्टूडेंट एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस बार इस प्रिंसिपल की बात पर धीरे धीरे पूरे क्लासरूम में स्टूडेंट की हल्की फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगती है, जिस पर प्रिंसिपल सबको शांत करते हुए कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर आप लोग इतना चिंता करने लग जाएं। बात यह है कि आप लोगों के केएस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, जिसके प्रिंसिपल के ऐसे कहते ही सारे स्टूडेंट एक दूसरे की तरफ मुंह देखते लगते हैं, जिसमें से आपस में बात करते हैं कि हाँ मैंने सुना है। कुछ कहते हैं कि यह कौन सी कंपनी है, कुछ बातें करते हैं तो कुछ बात करते हैं। फिर वह प्रिंसिपल सबके कन्फ्यूज़न दूर करते हुए कहते हैं, बात है कि इस कंपनी के लोगों को तो पता ही है हमारे कॉलेज में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। आप लोगों को पता होगा कि कल तो तूफान आया था, उसके बाद तो भारी नुकसान हुआ, जिससे कॉलेज के पीछे वाली बिल्डिंग गिर चुकी थी पूरी तरीके से। दीवार तो पूरी तरह ही बिखर चुकी थी। इस कंपनी ने खुद यहाँ इन्वेस्ट करने की बात की है, पर बात यह है कि अपनी कंपनी की ओर से एक ट्रिप आई हुई है, जिस ट्रिप में आपको जम्मू जाने का ऑफर मिलता है। प्रिंसिपल की बात सुनते ही सारे स्टूडेंट खुश हो गए। सबके होठों पर मुस्कुराहट देख को मिलती है। तभी प्रिंसिपल सबको शांत करते हुए आगे कहते हैं, पर बच्चों एक कंडीशन है इसमें भी बातें कि आप सब स्टूडेंट में से बस कुछ ही स्पेशल स्टूडेंट को वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा और जाने को घूमने को नहीं जा सकता है। आप लोग वहाँ जा रहे हैं, पर एक गांव नुमा जगह है जहाँ आप लोगों को घूमने के अलावा इस ट्रिप के दौरान वह बहुत सारी बातें सीखने जाएंगे और भविष्य में आपके काम आएगी। वैसे तो मुझे पता है आप सब इस वक्त इस बात पर दुखी भी होंगे कि आप सबको मौका क्यों नहीं मिल रहा। इस बात पर आप खुद मुझे भी दुख है, पर वह किया जा सकता है ताकि जिस स्पेशल बच्चों को इस काम की ट्रिप का चयन किया गया वह भविष्य में अच्छे काम रिलीज के द्वारा केस कंपनी के द्वारा काम पर जा सकें। प्रिंसिपल इतना कहते ही सबकी ओर देखते हैं, जिस पर रुद्र तो और देखकर नज़र एक इशारा करते हैं और दरवाजे की ओर जाने लगते हैं। तभी फिर एक बार मुड़कर कहते हैं, हाँ एक बात और थी, आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए और एक न्यू स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है।
प्रिंसिपल के इस बात पर स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वे आपस में बात करना शुरू कर देते हैं कि कौन से स्पेशल होगा, कौन नहीं होगा। कुछ लोगों तो ऐसा खुश हो रहे थे जैसे उन्हें पर्सनली इनवाइट किया गया हो जम्बू के लिए। वहीं रुद्र सबकी ओर देखता है और सबको शांत करते हुए क्लास में ध्यान देने के लिए कहता है। रुद्र हमेशा की तरह उन सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाता है और कुछ देर के क्लास खत्म होकर क्लासरूम से निकल जाता है। वैसे ही बुक टू बुक और भी क्लासेस होती है और उसके बाद सभी छुट्टी नहीं हुई थी। अद्विका गर्ल्स बाथरूम से बाहर खड़ी थी क्योंकि अंदर रितिका गई हुई थी। वह बाहर खड़ी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी नज़र सामने जाती है जहाँ रुद्र किसी महिला के साथ बात कर मुस्कुरा के बात करते हुए मुस्कुरा रहा था और साथ ही वह महिला भी। रुद्र को इस महिला के साथ बातें करते देख अद्विका की आंखें अपने आप छोटी हो जाती है। वह अपने दोनों हाथों को कमर पर रख लेती है और दोनों को घूर घूर कर देखने लगती है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखती। जैसे ही उसे पता है कि पीछे कौन है तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या हुआ अद्दू, तू ऐसे गुंडी की तरह क्यों खड़ी है। जिस पर अद्विका अपना मासूम सा चेहरा बनाकर उंगली से सामने की ओर देखती हुई अपना मायूसी भरे आवाज़ में कहती है, रितु देख ना सर उस चुड़ैल के साथ कैसे हंस कर बात कर रहे हैं और मुझसे जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे उनके शरीर में किसी जंगली सांड का आत्मा घुस गई हो। अद्विका की बात पर रितिका सामने की ओर नजर उठाकर देखती है जहां सच में रुद्र किसी महिला के साथ हंसकर बातें कर रहा था। दोनों ही कुछ देर तक उन दोनों को देखते हैं। फिर रितिका अद्विका के गाल को सहलाते हुए कहती है, यार किसी को पसंद करना गलत बात नहीं है, पर तू जरा अपनी ओर सर की एग्स गैप तो देख कितना ज़्यादा है। जिस पर गहरी सांस छोड़ते हुए बदबुदाती है, वह बहुत जोड़ी नहीं जमने वाली है। हर रोज़ की तरह आज भी सूरज पश्चिम की ओर निकला है। लालिमा बिखेरते हुए धीरे धीरे करके डूब रहा था। काले बादल भी धीरे धीरे कर आसमान में छा रहे थे, मानो वह सभी बरसने शुरू करने देने वाले थे। और धीरे धीरे करके सूरज अब अद्विका की आंखों के ओझल होते हुए डूब जाते हैं। उसे देखते खबर नहीं थी कि उसका ध्यान तो तब टूटा था तब खिड़की के पास वाले गुलाब के पौधे ऊपर एक छोटी सी चिड़िया आकर प्यारी सी आवाज़ निकालती हुई, हालांकि वह अपने घर की ओर जा रही थी, जहाँ से उठकर घोंसले में चली जाती है, जिसे देखकर अद्विका के होठों पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए फिर से एक बार गेस्ट हाउस की ओर देखती है जिसकी खिड़की खुली हुई थी और पर्दे हवा में लहरा रहे थे। उस कमरे की ओर देखती हुए अद्विका के होठों पर मुस्कुराहट धीरे धीरे बढ़ जाती है और वैसे भी थोड़ी देर में अंधेरे की पूरी तरीके से छा जाता है और काले बादल आसमान में आ जाते हैं, आगोश में पूरी तरह से ले चुके होते हैं। हल्की हल्की बूंदाबूंदी भी शुरू हो जाती है। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अद्विका अपना खाना लगभग ख़त्म कर चुकी थी, तभी अपनी माँ यानी कि दिव्या जी को रोकते हुए कहती है, सुनो अच्छी बात है, तुम्हारी दादी जी ने तुम्हें जम्मू जाने के लिए परमिशन दे दी है, तो मेरी बात याद रखना और ध्यान रखना कि तुम वहाँ पर जाकर कोई भी ऐसी हरकत फिर कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे की वजह से तुम यहाँ पर मुसीबत में फंस जाओ, समझी। वह अनजान जगह है, बहुत ही खतरनाक भी है। इतना कहकर दिव्या जी कुछ कहते कहते रुक जाती है। अपनी माँ की बात पर अद्विका अचानक से बोल पड़ती है, खतरनाक जगह है क्योंकि मम्मा वहाँ पर क्या शेर निकलता है। तभी अद्विका जी आंख दिखाते हुए कहती है, हमेशा मजाक करना गलत बात है बेटा, पर वह शेर नहीं निकलते, वहाँ भेड़िए निकलते हैं जो इंसानों को शिकार करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, ऐसा कोई भी हरकत मत करना और ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम मुसीबत में फंस जाओ। वह जगह बहुत खूबसूरत है लेकिन उसमें भी कई ज़्यादा खतरनाक है। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। दिव्या जी की बात पर अद्विका कुछ नहीं कहती और अपना बचा हुआ खाना ख़त्म करके अपने रूम की ओर दौड़ने लगती है। वही रूम में पहुंचते ही वापस जाकर अपनी खिड़की के पास खड़ी हो जाती है जहां गेस्ट रूम के अच्छे से दिखाई दे रहा था। इस वक्त बादल खूब जोर से बरस रहे थे और बारिश में अद्विका रुद्र को याद करके मुस्कुराने लगती है, मानो इस वक्त आसमान में पानी नहीं बरस रहा नहीं और ही कुछ बरस रहा हो। वह अपने लैपटॉप को और खिड़की के पास
जाकर बैठ जाती है और कुछ देर तक उस पर कुछ करने के बाद एक नज़र अपने ऊपर एक नज़र गेस्ट रूम के ऊपर देखती है। एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी एक उंगली उठाकर बालों के लपेटे हुए आईने के सामने खड़ी होकर खुद को ऊपर से नीचे तक निहारती है। और जब वह रात को गहरी नींद में होती है तो बारिश की ओर जोर से बरसने लग जाती है। वह चुपके से अपने घर के निकलकर गेस्ट रूम की ओर जाने लगती है कि तभी एक आवाज़ वहां पर आती है। वह जम जाती है। द्विका डरते हुए अपने कदम गेस्ट रूम की ओर बढ़ाती है। इस वक्त वह बारिश पूरी तरह से भीग गई थी, क्योंकि हाथ में किया हुआ छाता तो अब कहाँ गिर गया पता ही नहीं, अंधेरे में कहाँ गुम हो गया। अद्विका की सुंदर आंखें इस वक्त अंधेरे में नहीं देख पा रही थी और आपस में अपने घर की ओर भी दौड़ नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि इस वक्त गेस्ट रूम का काफ़ी करीब था और पीछे जाने किसकी हिम्मत। इसीलिए वह अपने कदम और जल्दी जल्दी बढ़ाने की कोशिश करती है, पर नहीं जा पा रही थी। इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि उसके पैर भी बहुत मुश्किल से उठ रहे थे। तभी उसके कानों में फिर से एक आवाज़ पड़ती, जिससे उसकी आंखें कसकर बंद हो जाती है। आवाज़ कुछ ऐसी थी कि कोई कुत्ता या फिर भेड़िया आपके दांतों को किटकिटाते हुए गुर्रा रहा हो। वहाँ जो की आवाज़ हो रही थी वह धीरे धीरे उस बढ़ती जा रही थी, जिससे उसकी सांसें कुछ हद तक अटकने लग जाती है। डर से उसका बुरा हाल हो गया था। उसे महसूस होता है कि उसके पीछे बेहद करीब कोई जानवर खड़ा हो। वह धक से वह जमीन पर गिर जाती है। गिरने के साथ ही अद्विका की आंखें फिर से एक बार झट से बंद हो जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वह अपने पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ सच में अंधेरे में दो जोड़ी लाल आंखें जलती हुई दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे गिर के उसकी ओर बढ़ रही थी। वह जैसे ही उसके करीब आते हैं अद्विका वैसे वैसे उसके पीछे की ओर खिसकती है, और जैसे ही वह भेड़िया अद्विका के ऊपर झपटा लगाता है, ठीक उसी वक्त उसकी आंखें फिर से एक बार बंद हो जाती है और वह दूसरे ही पल अद्विका किसी के मौजूद बाहों में गिरफ्त में होती है। बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई अद्विका इस वक्त ठंड से नहीं डरी के मारे कांप रही थी। उसका पूरा शरीर इस वक्त का कंट्रोल से बाहर हो चुका था। इस वक्त जिसके बाहों में थी वह उसके गर्माहट और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए उस वक्त शख्स की बाहों को जकड़ती हुई खुद को महसूस करती है। तभी उसके कान में एक कड़क धीमी आवाज़ पड़ती है। यह कौन सी हरकत है मिस अवस्थी? रात को ऐसे घर से बाहर घूमकर अगर किसी शिकारी के हाथ लग गई ना तो वह सब कुछ निचोड़ लेगा। अद्विका के कानों में वह कड़क आवाज़ पड़ते ही वह अपनी आंखें जड़ से खोलकर देखती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसकी आंखें दो जोड़ी नीली आंखों से टकरा जाती है। अद्विका इस वक्त कहीं किसी और की नहीं रुद्र की बाहों में कसी हुई थी। रुद्र की कही गई बात पर अद्विका ने ध्यान तो नहीं दिया था। अद्विका का ध्यान तो अभी भी उससे भेड़िए पर था, जो अभी थोड़ी देर पहले उस पर हमला करने वाला था। अद्विका अपने मासूम सी शक्ल बनाकर अपनी एक उंगली को उस शख्स की ओर करती है जिस पर अभी अभी उसने भेड़िए को देखा था। रुद्र के पहाड़ जैसे शरीर के सामने अद्विका इस वक्त डरी सहमी खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी। रुद्र को इस वक्त अद्विका के ऊपर हंसी और प्यार दोनों आ रहा था। तभी अद्विका कुछ कहने को होती है कि तभी इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उस वक्त उसके डर के मारे आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह अपने आप आपा खोने लगती है, जिस वजह से वह लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करती है। अद्विका की ऐसी हालत देखकर रुद्र उसे झट से गेस्ट रूम के अंदर ले जाता है और सामने चेयर पर बैठाकर उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता है। पर अद्विका को इस वक्त मानो कोई दौरा पड़ रहा हो, वह शांत नहीं हो पा रही थी। रुद्र को भी चिंता होने लगती है कि अद्विका को अचानक से क्या हो गया है। रुद्र को हालांकि समझ आ रहा था कि अद्विका इस वक्त बहुत ज़्यादा डर गई है। वह इस बात पर ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अद्विका की ऐसी हालत देखकर, ऐसे वह देखकर तो वह अपने एक हाथ अद्विका के कमर पे रखता है और दूसरा हाथ उसके सर के पीछे, और अगले ही पल अपने होठ अद्विका के होठों से मिला देता है। बारिश ऐसे हो रही थी जैसे मानो आज आसमान से अपना सीना चीर दिया हो और अपने अंदर की सारी भड़ास बारिश की बूंदों के जरिए निकाल दी हो। धरती पूरी तरह से भीग कीचड़ हो चली थी, जिस पर चलना शायद नामुमकिन लग रहा था। वहीं पर
सबसे दूर अद्विका अपने कमरे में चैन की नींद सो पा रही थी, लेकिन अद्विका की आंख एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज से खुल जाती है और आंख खुलते ही उसकी आंखें दो जोड़ी लाल आंखों से टकरा जाती है, जो इस वक्त उसकी खिड़की के पास खड़ी थी। धुएं से आकर वह उस इंसान के शरीर साफ करता हुआ दिखाई दे सकता था, जिसके सर पर दो सींग और आंखें लाल थी। उस काले धुएं में चेहरे को देख पाना मुश्किल था, लेकिन सर पर दो सींग और लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखती अद्विका की हालत खराब हो गई थी। उसकी सांसों अब उल्टी चलने लग जाती है। वह खींचना चाहती थी पर गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। इतने में जोरदार हवा का झोंका खिड़की से बाहर आता है। वह उस धुएं के साथ ही अद्विका के करीब आकर उसका धुआं निकल जाता है। इस वक्त दोनों अद्विका चीख निकल जाती है, जिसके बाद वह अपने शरीर को हिलाते हुए महसूस करती है। वह अपना आंखें धीरे धीरे खोलती है, जहाँ उसकी माँ यानी कि दिव्या जी उसे हिलाते हुए जगा रही थी। आंखें खोलते ही अद्विका अपनी माँ को अपने पास देखकर बुरी तरीके से रोने लगती है और कस के उसके गले लग जाती है। जब अद्विका को एहसास होता है कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था, जब जोरदार जोर जाकर अपनी माँ से धीरे धीरे करके अलग होती है, जिस पर उसकी मम्मी उससे धमकाते हुए कहती है, क्या जरूरत थी रात को बाहर जाने की? तुम्हें पता है तुम्हें बेहोश होकर हम सब की जान निकाल दी थी। वह तो भला प्रोफेसर साहब का जो तुम्हें घर के अंदर लेकर आए। तुम्हें बाहर आंगन में बेहोश पड़ी हुई थी बारिश में। अपनी माँ से कह गई बात पर जब अद्विका का ध्यान जाता है, वह जो रात की घटना याद आती है, जिससे वह फिर से एक बार डर कर अपनी माँ से चिपक जाती है, जिस पर दिव्या जी फिर से उसे थोड़ा डांटते हुए खुद से अलग करके फ्रेश होने के लिए कहकर कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं दिव्या जी के जाने के बाद अद्विका, जो अब तक रात के नज़ारे को याद करते डर रही थी, उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और उसके उंगलियां अपने आप ही उसके होठों पर चली जाती है, जिससे वह अपने होठों पर अपनी उंगलियां से धीरे धीरे करती हुई रुद्र के किए गए उस किस को याद करने लगती है। याद आता है कि कैसे रुद्र ने पैनिक होते हुए अपने कर होठों को होठों पर रखते हुए, उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। याद था तो बस इस डरावना सपना। बहुत सुबह डरते हुए अपनी माँ से डांट वह दूसरी तरफ गेस्ट रूम से रुद्र के तरफ का कमरा बर्फ गिरने जैसा ठंडा हो पड़ा था। उसे ठंड के रूम में इंसानों को बिना कपड़ों के सिर्फ पर गिरा हुआ कांप रहा था। वह अपने कांपती आवाज में कहता है, लॉर्ड प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था कि इतनी जुबानी से शब्द निकल पाया था कि उसके कानों में कड़क आवाज़ पर, जिस पर वह कांपता हुआ इंसान पर पल से के लिए ऐसा हो जाता है जैसे उसके शरीर से जान ही निकल रही हो। वह सब मेरी गलती है, जो आपने मनमर्जी से कुछ करना हो गया था। अगर कल से ठीक वक्त पर नहीं पहुंचा तो मेरी लिपटी शुगर लिप्स को चोट पहुंचा चुके थे और मैं शायद नहीं कर सकता। यह कहकर रुद्र था और उसके सामने इंसान के रूप में काला वाला भेड़िया, जिसके वक्त ठंड से रहने की अगर सजा आपको मिल रही। हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर